गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने पहला वीडियो में पहला चैप्टर पढ़ा, ठीक है। बहुत लोगों ने HW भी किया, लेकिन बाकी लोग HW करके नहीं दिखाए हैं, है ना। आप लोग पूरे के पूरे HW करके दिखाएं, समय पर दिखाएं। और आज हम जो HW में मिला था उसके बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं ना, उसके बाद ही अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं हम। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर या हरा ठिंगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सच कर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही हैं जो छुए या दूं हृदय का दान उसको। यहाँ इस चैप्टर में है ना केदारनाथ अग्रवाल जी का ये कविता है, ठीक है। कवि कहते हैं, कवि केदारनाथ जी कहते हैं, देख आया चंद्रगहना की मैं चंद्रगहना गांव देखकर आया हूँ। देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, और इस खेत की मेड़ पर अकेले ही बैठकर जो मैंने दृश्य देखा है, ठीक है, उसका वर्णन मैं यहाँ कर रहा हूँ। एक बीते के बराबर या हरा ठिंगना चना, और ये इसी खेत में एक बीते के बराबर कहने का अर्थ है एक बालिश्त के नाप का छोटा पौधा उगा हुआ है। बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है, और जिसके गुलाबी फूल पगड़ी के समान सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली कमर की है लचीली, और उसके पास में ही कमर की पतली है ना, मतलब पतली कमर वाली अलसी के पौधे भी उगे हैं। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही हैं जो छुए या दूं हृदय का दान उसको, और अलसी का जो नीला फूल है ना, वह ऐसे प्रतीत हो रहा है या ऐसे लग रहा है जैसे जो उसको छुएगा उस पर अपने हृदय न्यौछावर कर देगा, ठीक है। आगे देखते हैं। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है ना। यहाँ पे कवि कहते हैं सरसों की ना पूछो, है ना, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी, है ना। यहाँ कवि कहते हैं कि सरसों के फसल भी क्या है, तैयार हो गए हैं, है ना। सयानी का अर्थ क्या है, बड़ी हो जाना, वयस्क हो जाना, अर्थात सरसों का जो पौधा है ना, सरसों का जो फसल है वह भी तैयार हो गया है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, और सरसों का पीला फूल ऐसा लग रहा है जैसे वह विवाह के लिए तैयार हो गई है। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है ना। फाग गाता हुआ फागुन का महीना ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, और इसमें क्या है, प्रकृति का अनुराग का अर्थ क्या है, स्नेह, है ना। स्नेह या प्रेम रुचि अंचल आंचल हिल रहा है, और इसमें प्रकृति का प्रेम प्रकृति का प्रेम रूपी जो आंचल है वह हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और इस विजन में अर्थात इस निर्जन क्षेत्र में, है ना, दूर व्यापारिक नगर से यहाँ का जो प्रिय भूमि है, यहाँ की जो प्रेम रूपी भूमि है वह अधिक या ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है बच्चों। आया समझ में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं आज, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1.3 बादल को घिरते देखा है ना। इसके कवि हैं नागार्जुन, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम नागार्जुन जी के जीवन के बारे में कुछ देख लेते हैं, ठीक है।
हिंदी और मैथिली के प्रमुख लेखक व कवि नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी बिहार के सतलखा गांव में हुआ। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। खेतिहर परिवेश में पले बढ़े नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई तथा आगे उन्होंने स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा पूर्ण की। उन्होंने लगभग सभी विधाओं में लिखा। उन्होंने 1 दर्जन कविता संग्रह, 2 खंड काव्य तथा 6 से अधिक उपन्यास लिखे। इनमें से कविता संग्रह अपने खेत में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, रत्नगर्भ उपन्यास में है रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, नई पौध, कुंभीपाक आदि। मैथिली रचनाएं चित्रा, पत्रहीन, नग्नगाछ। कविता संग्रह में है पारो, नवतुरिया उपन्यास आदि प्रमुख हैं। ठीक है। इसके अलावा बाल साहित्य व बांग्ला रचनाएं भी काफ़ी चर्चित हैं इनकी। 1965 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 5 नवंबर 1998 को उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है ना। यहाँ पे कवि नागार्जुन जो हैं इस कविता के माध्यम से वर्षा काल में जो हिमालय में है ना, हिमालय का जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, हिमालय का जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका वर्णन यहाँ इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया है। ठीक है। हम इस कविता को देखने से पहले कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। जैसे अमल का अर्थ क्या है? निर्मल। ठीक है। धवल का अर्थ क्या होता है? श्वेत। गिरी का अर्थ क्या है? पहाड़। शिखरों का अर्थ क्या है? चोटियाँ। बादल को घिरते, घिरना का अर्थ है छाना, है ना। बादल जैसे छा जाते हैं ना काले काले, उसी को क्या कहा गया है? घिरना। यहाँ तुहिन का अर्थ क्या है? ओस। कणों का अर्थ है बूंदों, है ना, मतलब क्या है? ओस की बूंदें। मानसरोवर झील है ना, हिमालय के पास पाया जाता है मानसरोवर झील। स्वर्णिम मतलब सोने के समान। ठीक है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है ना। कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि निर्मल श्वेत गिरी का अर्थ पहाड़ या पर्वत। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? निर्मल श्वेत पर्वतों के शिखरों। शिखरों का अर्थ मैंने क्या बताया? चोटियों। ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? कवि कहते हैं कि निर्मल श्वेत पर्वतों की चोटियों पर बादल को घिरते देखा है। मैंने बादल को घिरते देखा है या बादल को छाते देखा है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? हिमालय के निर्मल श्वेत पर्वतों के चोटियों पर मैंने बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिण कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है ना। बादलों से गिरने वाले छोटे छोटे मोती के जैसे शीतल मतलब ठंडक, है ना, शीतल तुहिन कणों ओस की बूंदों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम, मानसरोवर के, है ना, उन कमलों पर मैंने गिरते देखा है। ठीक है। जो सोने के समान अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। बादल को घिरते देखा है मैंने, पुनः बादल को छाते या गिरते हुए हिमालय का बादल जो है वहाँ मैंने बादल को गिरते देखा है।
जो अत्यंत सुंदर या जिसका सौंदर्य अत्यधिक ज़्यादा लग रहा है। छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलील में, समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल। तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तीरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ श्यामल का अर्थ है काले, है ना, नील का अर्थ है नीले, सलील का अर्थ क्या होता है जल, समतल का अर्थ है मैदानी, ठीक है, समतल देशों अर्थात मैदानी देशों से। पावस है ना, पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। उमस है ना, उमस का अर्थ है गर्मी, है ना, वर्षा ऋतु में उमस भरी गर्मी लगती है। आकुल का अर्थ है व्याकुल। तिक्त मधुर, तिक्त मधुर का अर्थ क्या है भक्षण हेतु, है ना, या खाने के लिए। विष तंतु का अर्थ क्या है कीड़े मकोड़े। अब आगे देखते हैं हम इसका अर्थ। देखिए, छोटी बड़ी कई झीलें हैं उनके श्यामल नील सलील में। यहाँ हो जाएगा, कवि कहते हैं, कवि नागार्जुन जी कहते हैं छोटी बड़ी कई झीलें हैं कि हिमालय के समीप, है ना, हिमालय के पास में ही छोटी बड़ी कई झीलें हैं, ठीक है। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से व्याकुल, उसके क्या है उसी झील में श्यामल काले नीले सलील जल में, है ना, उसी झील के काले नीले जल में समतल देशों से आकर, यहाँ क्या हो जाएगा मैदानी देशों से आकर, पावस की उमस से आकुल, वर्षा ऋतु के उमस से या गर्मी से व्याकुल होकर, ठीक है। तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, तिक्त मधुर भक्षण के लिए या खाने के लिए विष तंतु खोजते कीड़े मकोड़ों को हंसों को तीरते देखा है ना, मतलब कीड़े मकोड़ों को मैंने हंसों को खोजते हुए देखा है, या खोजते हुए हंसों को उस जल में मैंने तैरते हुए देखा है। बादलों को घिरते देखा है मैंने, पुनः बादलों को घिरते हुए या छाते हुए देखा है, ठीक है। आया समझ में? आगे देखते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभाव था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूढ़ की मृदु किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ सुप्रभात का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ दृश्य है ना या मौसम, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मतलब बसंत ऋतु का मौसम था, है ना। मंद मंद का अर्थ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे। अनिल का अर्थ क्या है, हवा। बालरूढ़ का अर्थ क्या है, उगता हुआ सूर्य। मृदु का अर्थ क्या है, कोमल। स्वर्णाभ का अर्थ क्या है, सोने के समान। विरहित का अर्थ क्या हो जाएगा, विरह में, है ना। चीर का अर्थ क्या है, लंबा। अभिशापित मतलब जिसको कोई, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, जिसे साप मिला हो, है ना, जिसे साप मिला हो। चकवा चकई एक प्रकार का पक्षी है ना। क्रंदन का अर्थ क्या हो जाएगा, दुख। सरोवर का अर्थ क्या है, तालाब। तीरे का अर्थ क्या है, किनारे। हरी दरी का अर्थ क्या है, हरे भरे जो घास होते हैं ना, उसे यहाँ पे हरी दरी कहा गया है। प्रणय कला है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रणय का अर्थ है प्रेम, कला का अर्थ क्या है, यहाँ लड़ते हुए, है ना। कला का अर्थ क्या है, झगड़ना, प्रेम से झगड़ते हुए। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। ऋतु बसंत का सुप्रभाव था, मंद मंद था अनिल बह रहा,
कवि कहते हैं कि क्या हो जाएगा, बसंत ऋतु का मौसम था। ठीक है, मंद मंद था अनिल बह रहा और धीरे धीरे हवाएं बह रही थी। बालारूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे और उगते हुए सूरज की जो कोमल किरणें थी वह अगल बगल शिखर पर पड़ रही थी, है ना, जो सोने के समान सुंदर दिखाई दे रहा था। ठीक है, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, है ना, एक दूसरे के विरह में अलग होकर अभिशापित, है ना, जो चकवा चकई का जो पक्षी हैं, है ना, इनका क्या हो जाएगा, बंद हुआ क्रंदन, इनका जो दुख है वह बंद हो गया। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे और सूर्योदय के बाद, है ना, और सूर्योदय के बाद उनका उस महान सरोवर के तीरे उस तालाब के किनारे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कला छिड़ते देखा है ना, और उन्हें क्या है, उस महान तालाब के किनारे मैंने शैवालों के हरे भरे घास पर प्रेम से झगड़ते हुए देखा है, बादलों को घिरते देखा है मैंने, बादलों को फिर से पुनः घिरते हुए या छाते हुए देखा है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले नीच के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ कवि कहते हैं ना कि जो कस्तूरी मृग है ना, या हिरन है, उसके नाभि में कस्तूरी सुगंधित पदार्थ होता है ना, वह उसको पता नहीं रहता है और वह इधर उधर उसे ढूंढने के लिए व्याकुल हो जाता है। ठीक है, और उससे वह सुगंधित पदार्थ जो कस्तूरी होती है वह नहीं मिलती है और वह अपने पर ही चिढ़ने लगता है ना। यहाँ देखिए, दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम का अर्थ क्या हो जाएगा, जहाँ कठिनाई से पहुँचा जाए, बर्फानी मतलब बर्फ़ों से ढका हुआ। शत का अर्थ क्या है, सैकड़ों, सहस्त्र हजारों, फुट का अर्थ है फीट, अलख का अर्थ क्या है, जिसे देखा ना जा सके, है ना। निज का अर्थ है अपने ही, परिमल का अर्थ क्या है, सुगंध। आगे देखते हैं, दुर्गम बर्फानी घाटी में सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, यहाँ क्या हो जाएगा, कवि कहते हैं, है ना, कवि नागार्जुन जी कहते हैं कि हिमालय के दुर्गम बर्फों से ढकी हुई घाटियों में सहस्त्र फुट ऊंचाई पर, सैकड़ों हजारों फीट की ऊंचाई पर, है ना, अलग नाभि से उठने वाले अपने ही, है ना, अलग का अर्थ क्या है, ना दिखने वाले, है ना, ना दिखने वाली नाभि से उठने वाले नीच के ही उन्मादक परिमल, अपने ही उन्माद, है ना, उन्माद मतलब मस्त होकर, परिमल खुशबू से उन्माद होकर, है ना, के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है ना, अपने ही नाभि से उठने वाले जो सुगंध हैं उससे वह मस्त होकर, उन्माद होकर अपने पर ही धावित होते हुए मैंने देखा है। कस्तूरी मृग जो है उसको कस्तूरी न मिलने पर वह अपने पर ही चिढ़ जाता है ना, और इस दृश्य को मैंने देखा है। बादल को घिरते देखा है और मैंने बादलों को छाते हुए या घिरते हुए देखा है, जो हिमालय का सौंदर्य है उसको मैंने देखा है। ठीक है, आया समझ में? आप लोगों का होमवर्क में ये पहला है ना, अमल धवलगिरी के शिखरों पर, है ना, ये, और ये चौथा वाला हो जाएगा दुर्गम बर्फानी घाटी में। ये दोनों का अर्थ आप लोगों को जितना समझ में आया अपने शब्दों में लिख करके दिखाना है। ठीक है, और जिस दिन आप लोगों को समय दिया जाता है उसी दिन करके HW दिखाएं, है ना।
और बच्चों आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, है ना। और जितना भी आप लोगों को दिया जाता है उसको आप लोग होमवर्क में करते हैं और याद भी करते जाइए। ठीक है, बाय बच्चों।